जी हाँ, आ गए हैं हम बहुत बेहतरीन सेगमेंट लेकर के। भाषा विकास के चरण यानी प्रीभाषाई चरण। आप इसमें जानेंगे क्या? आप इसमें जानेंगे सबसे पहले बच्चा क्रंदन करता है, फिर बच्चा कुंजन करता है कूइंग, फिर बबलिंग इत्यादि हम लोग जानेंगे। प्रीभाषाई चरण, ऑर्डर ऑफ प्री लैंग्वेज और भाषा के भाग, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, स्वनिम, मॉर्फीम, सिमेंटिक्स, अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास। अतः काफी बेहतरीन होने वाला है सेगमेंट। जी हाँ, चलिए लेट्स स्टार्ट हियर। भाषा विकास के चरण यानी कि पूर्व भाषा चरण का जब आपसे क्रम पूछ ले तो आप इस प्रकार से क्रम में लगाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा शिशु सबसे पहले प्रीभाषाई चरण में रोने, कूकने, कूकने यानी कुंजन जैसी आवाजें निकालते हैं। उसके बाद बड़बड़ाना यानी बैबलिंग करते हैं। बैबलिंग की अवस्था में वे अपनी भाषा से मिलती जुलती आवाजें निकालते हैं। इसके बाद एक शब्दीय चरण जैसे समग्र बोधी अवस्था, फिर दो शब्दीय चरण, फिर टेलीग्राफिक स्पीच, तार संप्रेषित वार्ता और बहुशब्दीय चरण आते हैं। तो पहला क्या, बच्चे का हुआ जन्म, अंगने में ललना आइले, सखिया भी वो कोची कोची बिहुला बिसहरी के गाना गाओ। आहा, क्या बात है डीजे। रोना यानी क्रंदन करना, क्राइंग, इसी को किलकना कहते हैं। रोने की आवाज। सर्वप्रथम बालक ना पहचाने जाने वाली ध्वनियों का प्रयोग करते हुए रोता है। क्या करता है साहब? रोता है। यह सबसे पहले बोलने का, कम्युनिकेशन, संप्रेषण करने का यानी संचार करने का एक साधन होता है उस बच्चे का, जिसके द्वारा बच्चा अपनी भूख, तकलीफ या अन्य जरूरत को व्यक्त करता है और मम्मा उस रोने की आवाज से समझ लेती है। तो पहला क्या है डियर? क्रंदन करना, क्राइंग। और दूसरा फिर है कूकना, चिहुकना, कुंजन, कूइंग। कूइंग, ये कूइंग, ये है आपका दूसरा, जो कि मुख्यतया 3 माह के शिशु, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के शिशुओं में पाया जाएगा। कहते भी हैं गमाई चिहुको, जो बच्चा बोलना चाहता है कुछ के बहिन। रोने के साथ साथ बच्चा कूइंग, कूकना भी शुरू कर देता है जन्म के 3 माह में विशेषकर रूप से। अगला क्या है साहब? बबलाना, बड़बड़ाना, या क्वेश्चन में इसी को बबलाना, बबलिंग या बैबलिंग, तुतलाना कहा जाता है। बलबलाना, ठीक है? ये नाम याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एकदम याद रहेगा। अब कब साहब? लगभग 6 माह में, लगभग 6 माह। क्वेश्चन आयोग पूछता है एक्यूरेट 6 माह। तो 6 माह क्या होता है बबलाना? अच्छा, क्रंदन तो समझ गए, और चिहुकना, कुइंग, तरह तरह के कुछ छोटे छोटे स्वर निकल, छोटे छोटे एकदम ध्वनि जो बच्चा निकालता है, चिहुकना जिसे कहते हैं, कुइंग। अब बच्चा ना बड़बड़ाता है, बैबलिंग करता है, बलबलाना, जैसे पूरा नहीं बोल पाएगा। मम्मा बोलना है, मामा बोलना है तो माँ, पापा बोलो बेटा पापा, तो बच्चा बोलता पा। आधा अधूरा, दादा दा, यानी बोलना चाहता है मामा, पापा, दादा इत्यादि, लेकिन बोल नहीं पाता है, आधे अधूरे शब्द को प्रयोग करता है, जिसे हम कहते हैं कि थुर्री पारना, दोहराना। कहते भी है, ए जी सुनते, थुर्री पार रहा है बच्चा, बोलना चाहता है जी। किसी ध्वनि को बच्चा बोलना चाहता है। 6 महीने की उम्र में बच्चे बबलाना यानी कि बबलिंग शुरू करते हैं। इस चरण में वे विभिन्न व्यंजन, स्वर, वॉवेल को, कॉन्सोनेंट को इत्यादि ध्वनि को दोहराते हैं। जैसे मामा बोलना चाहता है लेकिन बोलता क्या है? आधा अधूरा, माँ। बाबा, बा।
आधे अधूरे शब्द पूछा जाता है प्रश्नों में, निरर्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, न पहचाने जाने वाले शब्द। अब 3 स्टेप आपने देखा परिभाषाई चरण में। अब चौथा है आपका एक शब्दीय वाक्य। एक शब्द, पूरा शब्द हो गया ना, तो पूरा शब्द जब एक साथ जुड़ गया तो समग्र बोधि अवस्था नाम पड़ गया। इसी का नाम पड़ गया समग्र बोधि अवस्था। वन वर्ड वाक, वन वर्ड कम्युनिकेशन, एक शब्दीय वाक। लगभग 12 से 14 महीने की उम्र में बच्चा पहले लगभग 9 माह, ठीक। अब देखिए 2 शब्दीय चरण, 2 वर्ड स्टेज, लगभग 1.5 साल की उम्र, 12 महीने से 18 महीने की उम्र, जिसमें बच्चा 2 शब्दों के वाक्यांश का उपयोग करता है। तो आपने देखा पहले क्या आया डियर, पहले बच्चे ने क्रंदन किया, फिर कूइंग, फिर उसके बाद बबलिंग, बलबलाना, बबलिंग, उसके बाद वन वर्ड एक शब्दीय वाक्य यानी समग्र बोधि अवस्था, फिर 2 शब्दीय चरण आ गया। अब आएगा तार संप्रेषित वार्ता, टेलीग्राफिक स्पीच, ये आपका टेलीग्राफिक भाषण, तार संप्रेषित वार्ता, तार वाली भाषा। क्या 2-3 शब्दीय वाक्य, 2 शब्द 3 शब्द वाले वाक्य। मम्मा खाओ, मम्मा न खाओ, मम्मा जाओ, मम्मा हम भी जाओ, मम्मा। छोटे छोटे, बड़े बड़े वाक्य बच्चे नहीं बोल पाते हैं, उम्र भी तो छोटी है, 18 महीने से 2.5 साल लगभग। तो 2 शब्द 3 शब्द वाले वाक्य का प्रयोग करता है। पहले जैसे तार भेजते थे ना, टेलीग्राम भेजते थे, टेलीग्राफ, पैसा लगता था एक एक अक्षर का। पूर्व समय में 15-20 साल पहले तार भेजते थे किसी को ना, तो पैसा लगता था। नहीं, तार संप्रेषित वार्ता उसी के नाम पर पड़ गया, टेलीग्राफिक स्पीच। बच्चे की टूटी फूटी भाषा, टूटी फूटी भाषा, क्या 2 से 3 शब्द वाले वाक्य वाली भाषा। 2 से 2.5 वर्ष लगभग, प्रश्नों में आपका 1.5 साल से 2.5 साल, 2 साल आ जाता है। 1.5 से 2.5 साल तक के बालक, मुख्यतया 2 वर्ष के बालक क्या होता है, 2 शब्दों वाले वाक्य बोलते हैं, यानी 2 शब्दों को जोड़ जोड़ करके वाक्यों का प्रयोग करते हैं। 2 शब्द मिल जाए परीक्षाओं में, 3 शब्द मिल जाए परीक्षाओं में, अर्थात जिसमें कम शब्दों का उपयोग किया जाता है, इसी को आप कहते हैं तार संप्रेषित वार्ता, टेलीग्राफिक स्पीच। कैसा स्पीच, टेलीग्राफिक स्पीच। 2.5 वर्ष, लास्ट 2.5 वर्ष, 2 शब्द 3 शब्द। क्या आपका बच्चा इस उम्र में बड़े बड़े वाक्य बोल लेता है क्या? जीवन में बड़े कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, बच्चा बोल लेगा इतना बड़ा वाक्य? नहीं। बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चा बोलेगा, मम्मा हम भी नान जाओ, मम्मी खेलने जाओ, मम्मा पापा पापा तोय दिलाओ। छोटे छोटे वाक्य बोल पाता है, बड़े वाक्य नहीं बोल पाता है। इसी को तो तार वाली भाषा नाम दिया गया, 2-3 शब्द वाले वाक्य, यही है टेलीग्राफिक स्पीच। और अब बच्चे की उम्र भी बड़ी हो गई, अब बच्चा बड़े बड़े वाक्य बोलना शुरू कर चुका है। बहुशब्दीय वाक्य इसको कहते हैं, मल्टी वर्ड सेंटेंसेस, बहुशब्दीय चरण, अर्थात एक ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक कई शब्द होते हैं। तो आपने देख लिया परिभाषाई चरण, अर्थात भाषा विकास के पूर्व के चरण। ठीक है मित्रों, याद रखना है। आइए अगला जो आपको देखना है, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, अर्थात भाषा के भाग। और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे स्वनिम। स्वनिम, क्योंकि सबसे छोटी इकाई तो यही है ना, किसकी? अक्षर की, स्वर की। ध्वनिम, फोनीम, इसके विभिन्न नामों को याद रखेंगे। ध्वनिग्राम, स्वनग्राम। अच्छा, स्वन मतलब क्या होता है ना, स्वन मतलब होता है अक्षर, अक्षर, स्वन मतलब अक्षर, वर्ण जी। तो फोनीम,
आइए देखने का प्रयास करते हैं। ध्वनिम ना ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। आपसे बोल देगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो मॉर्फीम। भाषा की सबसे छोटी इकाई मॉर्फीम होगी, लेकिन ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? फोनीम, ध्वनिम, स्वनिम। किसकी? ध्वनि की, जो किसी भाषा में अर्थ को प्रभावित करती है। जी हाँ, स्वनिम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है, जो किसी शब्द को दूसरे से अलग करने में मदद करती है। जैसे कि पैट, बैट में पी, पी क्या है? फोनीम है। और पी जुड़ जाएगा तो शब्द बदलेंगे, पी हट जाएगा तो शब्द बदलेंगे। यही तो है, किसी शब्द को दूसरे से अलग करने में मदद करती है, परिवर्तित कर देती है उस शब्द को, उसके अर्थ को। पी, अब बैट में बी, उसी प्रकार ट, ये सभी क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। यही क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। अलग अलग स्वनिम हैं जो इन शब्दों के अर्थ को बदलते हैं। स्वनिम का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक होती है, मीनिंगलेस, अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन जब वे एक साथ आते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इनसे शब्दों की उत्पत्ति होती है। उन अक्षरों को मिला करके क्या निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, फोनीम के लिए पैट, बैट, ये पैट में देख रहे हैं आप पी, ये बैट में देख रहे हैं आप बी। ध्वनियां ये सभी क्या है? स्वनिम है, फोनीम है। ये ध्वनियां शब्दों के अर्थ को अलग अलग बनाती हैं, आपस में जुड़ करके अलग अलग अर्थ का निर्माण कर देती हैं। कमल और कलम में मो और लो, ये देखिए मो कमल, और ये देखिए लो, ये सभी क्या है? स्वनिम है। ये सभी स्वनिम है। आपने जाना कि सबसे छोटी इकाई किसकी? ध्वनि की। यही तो फोनीम कहलाती है। और इन दोनों के कारण देख रहे हैं अर्थ बदल गया, अर्थात इन स्वनिम के स्थान को बदलने से शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। काल और खाल में क और ये ख, ये क्या? स्वनिम। हालांकि ये सब स्वनिम है, सब स्वनिम है, लेकिन आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अर्थ देखिए कैसे अलग अलग बन जाता है। स्वनिम, च और ज में च और ज क्या है? स्वनिम है। ये ध्वनियां शब्दों के अर्थ को अलग अलग निर्मित कर देती हैं, अलग अलग बना देती हैं। और देखिए अन्य उदाहरण, जैसे दूध, मिल्क, और गाय, काव, इसमें एम और जी ध्वनियां स्वनिम हैं। कुत्ता, डॉग, शब्द में डी, ओ, जी, ये सब स्वनिम हैं अलग अलग। तो अब आप समझ चुके हैं कि फोनीम क्या होती हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होती हैं। स्वन अर्थात अक्षर, स्वन यानी कि अक्षर। और स्वनिम विज्ञान किसे कहते हैं? ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी, वैसी शाखा, वैसी ब्रांच, भाषा विज्ञान की वह शाखा जो किसी भाषा के सार्थिक ध्वनियों की स्टडी, अध्ययन करती है। अर्थात फोनोलॉजी, फोनोलॉजी, स्वनिम विज्ञान उसे कहते हैं जो स्वनिम का अध्ययन करती है, जो कि ध्वनियों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है। ध्वनि विज्ञान भाषाओं में ध्वनि प्रणाली का अध्ययन करते हैं, ध्वनि प्रणाली का। इसमें यह भी शामिल है कि ध्वनियों को कैसे व्यवस्थित ढंग से कंबाइन करेंगे, संयोजित करेंगे, और किन में प्रयोग करके इसका अर्थ का निर्माण करके नया अक्षर बना देंगे, और इससे अर्थ भी परिवर्तित किया जाता है। आपने फोनीम और फोनोलॉजी को देखा, प्रश्नों में आते हैं, खूब आते हैं। अब है मॉर्फीम, रूपिम। रूपिम क्या होगा ना? मॉर्फीम, रूपग्राम जिसे कहते हैं। पहले तो आप इसे लिखिए, लिखिए एकदम, रूपग्राम, मॉर्फीम, मॉर्फीम, रूपिम। रूपिम भाषा की अर्थपूर्ण छोटी इकाई है।
किसकी? भाषा की। वहां आपने देखा किसका? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होती है रूपिम, मॉर्फीम, जो शब्दों को अर्थ प्रदान करती है। रूपिम को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं, स्वतंत्र रूपिम और दूसरा आश्रित रूपिम। छोड़िए, उतना डीपली आपको नहीं जाना है। तो ये किसी शब्द में जुड़ करके अर्थ बदल देते हैं। तो आपने देखा कि भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई क्या कहलाती है? मॉर्फीम कहलाती है। इसे और अधिक छोटे सार्थक टुकड़ों में नहीं विभाजित किया जा सकता, नहीं तो फिर अर्थ ही नहीं निकलेगा टुकड़ों में विभाजित करेंगे तो। रूपिम को व्याकरण में शब्दों के निर्माण के लिए बुनियादी इकाई के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे लड़का शब्द में लड़का एक रूपिम है। आप समझ भी पा रहे हैं कि नहीं साहब? मैंने क्या कहा समझिए, समझिए। फोनीम में क्या देखे थे? लॉ, ध्वनियां हैं, अक्षर हैं, तो ये क्या है? फोनीम है। अब पूरा पूरा जुड़ करके, कई सारे फोनीम जुड़ करके एक शब्द का निर्माण कर दिए, और शब्दों का निर्माण हो गया, तो ये क्या हो गया? मॉर्फीम हो गया। दैट्स इट। शब्दों का निर्माण हो गया जो कि सार्थक, और वो मॉर्फीम हो गया, रूपिम। और क्या? लड़के शब्द में लड़का और ए दो रूपिम हैं। देखिए, लड़का था तो ये हट गया, इसमें एकार लग गया ए, तो ये क्या? रूपिम बन गए। असत्य में ओ और सत्य दो रूपिम हैं, दो प्रकार के रूपिम हैं। नोट, अब देखिए दोनों में अंतर, फोनीम और मॉर्फीम। फोनीम, स्वनिम भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई है। कैसी? ध्वनि इकाई, अर्थात ध्वनि का सबसे छोटा रूप। कई बार लोग फंसा करते हैं इस सेगमेंट में, जिसका अर्थ अलग से नहीं होता। अब देखिए, फोनीम में जो है ना, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई ए बी सी डी ओ आ क ख, जिसका कि अर्थ नहीं होता, लेकिन यह शब्दों में अर्थ को बदल सकता है जुड़ करके। जैसे सत्य में ओ लगा दीजिए, ओ क्या है? फोनीम है, तो ओ सत्य बन गया। परिवर्तन तो कर दिया ना अर्थ में, इनका अर्थ नहीं होता। रूपिम देखिए, मॉर्फीम, भाषा की सबसे छोटी अर्थवान इकाई। किसकी? भाषा की। भाषा की सबसे छोटी। और यहां पर आपने देखा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जी, जो शब्दों या वाक्यांश के अर्थ को बदलती है। तो आपने देखा पूरा पूरा शब्द जो होता है मॉर्फीम है, और शब्दों में जो अक्षर आए हुए हैं फोनीम है। ठीक है डियर? आइए, अगला है सिमेंटिक, अर्थ विन्यास, यानी अर्थ संरचना। तो नाम से स्पष्ट है, अर्थ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कहेंगे मैडम चाय खाती है ना, चाय खाया थोड़े जाता है। अर्थ तो गलत है भाई, चाय पीने की वस्तु है। मैं साइकिल उड़ाता हूं, उड़ाना नहीं, चलाना होगा। तो अर्थ का जिसमें अध्ययन करोगे आप, वो अर्थ विन्यास है, सिमेंटिक्स। सिमेंटिकली अंग्रेजी में भी पूछ लिए जाते हैं आपसे, सिमेंटिकली। संस्कृत भी अब पीछे नहीं है इन सेगमेंट से, आपके उर्दू में भी पूछे जा रहे हैं। अर्थ विन्यास शब्द के अर्थ को समझने और व्याख्या करने की प्रक्रिया है। यह समझने में मदद करता है, यानी अर्थ विज्ञान समझने में मदद करता है कि शब्दों और वाक्यों का क्या अर्थ है। बस इतनी सी तो बात आपको देखनी है, चाहे वे व्यक्तिगत रूप से हो या संदर्भ में कैसे उपयोग किए जा रहे हैं। मतलब वाक्य का सही सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं, उसका अर्थ सही है कि नहीं। वाक्य का अर्थ देखते हैं किसमें? सिमेंटिक्स में। जब वाक्य में सभी शब्द अर्थपूर्ण हो तो अर्थ विन्यास कहलाता है। इसमें हम भाषा को ध्यान में रखते हुए शब्दों के अर्थ पर ध्यान देते हैं। जैसे मैडम चाय पीती है, ये सही हो गया। इस वाक्य में सभी शब्द अर्थपूर्ण है, मीनिंगफुल्ली है, मीनिंगफुल। परंतु इसी वाक्य को ऐसे नहीं बोल सकते। कैसे कैसे? कि मैडम चाय खाती है क्योंकि चाय को खाया नहीं पिया जाता है।
तो अर्थ विन्यास अर्थों का अध्ययन को कहते हैं। अब जो वाक्य आप बोल रहे हैं, है खाता एक आम राम, गलत हो गया। किस दृष्टि से? वाक्य विन्यास यानी सिंटैक्स, वाक्य संरचना। और आप यही तो अभी पढ़ेंगे। लिखता हूं एक कलम से मैं, गलत है। होना क्या चाहिए? मैं एक कलम से लिखता हूं। पहले सब्जेक्ट को आगे रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट सिंटैक्स कहलाता है। अर्थात वाक्य का जो क्रम होता है, वाक्य का जो विन्यास होता है, उसी को तो आप सिंटैक्स कहते हैं। और कहेंगे सिंथेटिकली इट इज राइट और रॉन्ग। तो आपने देखा मित्रों, जो क्रम होता है ना, एक क्रम में लिखना वाक्य को, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्रिया, इन सब का उचित क्रम, स्थान का अनुपालन करना सिंटैक्स कहलाती है। वाक्य विन्यास, वाक्य संरचना कहलाती है। आई होप यू अंडरस्टूड। वाक्य विन्यास शब्दों को वाक्य में सही क्रम में रखने की प्रक्रिया, सही क्रम में रखने की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? सही क्रम में। यह सुनिश्चित करता है कि वाक्य व्याकरणिक रूप से सही और अर्थपूर्ण हो। वाक्य व्याकरणिक रूप से सही और अर्थपूर्ण हो, इसका अध्ययन करना ही वाक्य विन्यास कहलाता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एनी प्रॉब्लम, क्रिया इत्यादि। वह साइकिल पर चढ़कर जाता है, वह आपने सब्जेक्ट को आगे रखा, ये सही है जाता पर चढ़कर साइकिल, ये क्या? ये तो सिंटैक्स गड़बड़ हो गया भाई। वाक्य का विन्यास, वाक्य की संरचना, ठीक। मैडम चाय पी रही है, सही है। मैडम करता है, सब्जेक्ट है। चाय क्या है? ऑब्जेक्ट है। पीना वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इस वाक्य में सभी शब्द एक क्रम से हैं, और क्रम का ही अध्ययन करना कहलाता है वाक्य क्रम, वाक्य विन्यास, वाक्य संरचना। परंतु इसी वाक्य को हम इस प्रकार लिखते हैं, मैडम पी रही है चाय, तो गलत हो जाएगा। मैडम चाय पी रही है, ये सही होता है। तो यह गलत होगा क्योंकि हमने इसका क्रम गलत कर दिया है। तो वाक्यों के क्रम का अध्ययन करना ही सिंटैक्स कहलाता है डियर। यही आज आपने काफी दमदार सेगमेंट को देखा। चलिए मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।